ठीक है, अब ध्यान से सुने सभी। देखिए, पहला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, और आपने बाहर बात करेंगे थोड़ी देर में तेरे से। ओके, नहीं कुछ गूगल ड्राइव चेक किया क्या? देखो जरा कुछ है क्या उसमें नया आज, चेक करो जरा। हैंड रिटन नोट्स मिले आपको? अरे बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने, लगभग 3 साल पुरानी मेल आईडी पर कुछ पड़ा हुआ ढूंढा, कहीं कुछ मिल जाए तो। मेरे किसी बच्चे के ही है वो, मैंने मेरे हाथों से नहीं लिखा हुआ है वो, तो कुछ गलती भी हो सकती है थोड़ा बहुत। तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कहाँ क्या है। तो आप चाहे तो एक बार प्रिंट आउट भी ले सकते हैं उसका, ताकि 55 पेजेस के आसपास ही है, कॉम्पैक्ट है वो। जो इंपॉर्टेंट है वो सारा है उसमें। तो उसका फायदा ये होगा कि जो चीज धुंधली दिखेगी वहां, वो मैं लिखाऊंगा, बताऊंगा ही, तो वही ऐड कर देना। ठीक है, अच्छा अभी फिर हाल ये समझो, इधर देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे बड़ी मेहनत से ढूंढा भाई मैंने। हाँ, बना लेना, क्या है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो। पहला चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो इधर देखो अब भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में आपके लिए मैंने दे दी है गूगल ड्राइव पे। मतलब इसमें मेरी लैंग्वेज होगी और कुछ नहीं तो मेरे पास उस तरह के नोट्स भी हैं, लेकिन एज सच मेरी लैंग्वेज नहीं होगी। तो सुनिए, शुरुआत यहां से कर रहा हूं, आगे रिएक्शन लिख रहा हूं और फिर बात करूंगा। इस रिएक्शन को मुझे 3 बार बताना पड़ता है, सेम रिएक्शन को, अलग अलग कारणों से। देखो, रिएक्शन क्या लिखते हो? 6CO2 प्लस 12H2O, हाँ, 6CO2 प्लस 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, ये बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, है ना? अच्छा, 6O2 को हम बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, या ध्यान से सुनना, या बोल दूं 3 में से एक प्रोडक्ट है, मतलब वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। कोई समस्या तो नहीं है? 3 में से एक प्रोडक्ट है। अच्छा, तो बात यह है, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हैंड नोट्स है, लेकिन फिलहाल जिन्हें जो लिखना होगा ऑनलाइन जो है वो भी लिख लेंगे। ठीक है ना भाई, जिसे जो लिखना हो, सच अलग से कुछ नहीं होगा। तो चलिए आइए देखिए, अब सुनो, ये तो रिएक्शन की बात है, इधर सुनना। फोटोसिंथेसिस को मैं कहता हूं फिजिको केमिकल प्रोसेस। रुक जाओ, ये लाइन मैं लिखा दूंगा आपको। फिजिको केमिकल प्रोसेस या फोटो बायो केमिकल प्रोसेस, जिसमें होता क्या है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और जो केमिकल एनर्जी बनती है उसे स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा देखना जरा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइट एनर्जी एक फिजिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी एक फिजिकल एनर्जी है। फिजिकल एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को मैं
फिजिको-केमिकल या फोटो-बायोकेमिकल प्रोसेस कहता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। एक बात और, आगे लिख ही लो आप, एक लाइन लिखो, शुरुआत करो, कुछ तो लिखो। आज तक कभी बोला नहीं लिखने के लिए, चलो लिखो। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको-केमिकल, photosynthesis is a physico-chemical or photobiochemical process. Photosynthesis is a physico-chemical या photobiochemical process, photobiochemical process in which प्रवीण को लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक नहीं मिला है। अरे मेरा नंबर तो होगा भाई, चल मैं नंबर भी दे देता हूं, लास्ट एक बार और। क्या है मेरा नंबर? भूल जाता हूं भाई। ठीक है, ये रहा। सबको मास्क पहनाओगे? हाँ ठीक है भाई, ये लो नंबर दे दिए प्रवीण, मैसेज कर देना, मैं लिंक, गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा। ओके, वैसे आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं लिखाऊंगा भी अब यहाँ। हाँ ना, तो लिख लिया? क्या लिखा? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको-केमिकल या फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस in which light energy is converted into chemical energy, in which light energy is converted into chemical energy. Light energy is converted into chemical energy, and this chemical energy is stored in form of carbohydrate, and this chemical energy is stored in form of carbohydrate. Chemical energy is stored in form of carbohydrate. Clear? Okay. दूसरी बात देखें, रिएक्शन बाद में लिखना, जो अगला पार्ट बता रहा हूं ना उसके साथ लिख लेना। एक्चुअली इसके बाद में क्या करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं फेट ऑफ ईच एटम, हर एटम की किस्मत, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान किसके साथ क्या होता है। इधर देखना, 6 CO2 के 6 कार्बन ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं, है ना, ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं। और जो 6 O2 है, 6 CO2 में, 6 CO2 में कितने O है? 12 O ना, 12 O में से 6 O ग्लूकोज का हिस्सा बन गए और 6 O वाटर का हिस्सा बन गए। 12 O खत्म हो गए। अच्छा, इसके बाद 12H2 दैट इज 24H, 24H में से 12H ग्लूकोज का हिस्सा बन गए और 12H वाटर के हिस्से बन गए। पूरे हो गए। अब क्या बचा? 12O, ये O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। समझ रहे हैं? एक बार बहुत पहले सीबीएसई पीएमटी में क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज के ऑक्सीजन कहां से आए, ग्लूकोज के ऑक्सीजन कहां से आए, इस डायग्राम से आएगा, ग्लूकोज के ऑक्सीजन CO2 से आए, समझे, और वाटर के ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिलीज होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब इस डायग्राम से अच्छा कोई और नहीं दे सकता। क्लियर है? हाँ, तो इसको ऐसे ही करके बना लो। एक बार और बनवाऊंगा ये रिएक्शन आपसे दूसरे रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बात हुई कि कौन से एटम के साथ क्या होता है। अब एक बात और बतानी है, देखिएगा
जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां फूड बन रहा है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक है मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, या एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। और ये रिडॉक्स प्रोसेस है। अब ये रिडॉक्स से कैसे जस्टिफाई करूं, उसके लिए अब कुछ बता रहा हूं, बाद में लिखना, आगे जस्टिफिकेशन देखना। ध्यान देना, इसी रिएक्शन को एक बार और देखते हैं। ओके, देखो जरा, रिडॉक्स क्यों बोल रहा हूं वो सुनो। लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर से O2 बनता है। वाटर से O2 बना मतलब, अरे H निकल गए, वाटर H छोड़ेगा तभी तो O2 निकलेगा। तो वाटर ने H छोड़ा मतलब ऑक्सीडेशन। तो वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एज वाटर डोनेट, वाटर डोनेट H, H बोले तो H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, तभी तो वाटर को बोलते हैं ये डोनेट कर रहा है H, तभी तो वाटर को बोलते हैं H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, अरे इस CO2 से डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? 6 कार्बन, CO2 के पास है। 6 ऑक्सीजन चाहिए, अरे 12 वो है, वो भी है। क्या नहीं है उसके पास? H। तो H तो लेगा ना कहीं से, वाटर से। वाटर ने जो H दिए वो CO2 लेगा, तो CO2 H लेगा ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, तो CO2 का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो देखो ना क्या लिख रहा हूं, CO2 का होता है रिडक्शन ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, या बोलो बायोसिंथेटिक फेज के दौरान। डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज के दौरान। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि CO2 एक्सेप्ट करता है H, बोले तो H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, CO वाटर का ऑक्सीडेशन, CO2 का रिडक्शन हो गया ना पूरा, रिडॉक्स प्रोसेस जस्टिफाइड हो गया। हाँ, तो ये लिख कर रही है, छोटा सा लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। बस लिखने वालों से बस यही है कि आप लिखने को जितना ज्यादा तेजी से लिख पाएंगे, मैं उतना ज्यादा आपको बता पाऊंगा, है ना, क्योंकि टाइम फिक्स है अपने पास। और आप सिर्फ देखो, आप सिर्फ देखो, बस आराम से सब कुछ होगा, सब कुछ रहेगा, बस लिखने की गति ये आपके हाथ में, इसको थोड़ा तेज रख। कुछ नहीं बोला अभी, मेरे सामने मैं देखता रहता हूं कौन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस को साथ में लाकर कुछ बात करने वाला हूं, क्योंकि दिमाग में आपके सवाल तो होना चाहिए बिल्कुल बेसिक लेवल का, कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्यों लगती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी क्यों निकलती है। इसको थोड़ा मैं दोनों को साथ में लाकर बात करने वाला हूं। वो किसी ने स्कैन किया था किसी बच्चे ने, तो मुझे ठीक लगे थे, तो मैंने मंगाया था, तो शायद उसने मेल आईडी पर सेंड किया था मुझे। हाँ, ये मेरे ही है, ऑब्वियस है, किसी और के नोट्स है। दूसरे के क्या करूंगा।
मेरी लैंग्वेज होगी ना उसमें। चलो, तो हो गया ये। अब मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंबाइन करके बात करने वाला हूं। हटा दूं ना ये अब? ठीक है, देखना जरा। अच्छा, इधर देखो अब। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? CO2 प्लस वाटर जोड़कर हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना? और O2 रिलीज होता है। यही है ना फोटोसिंथेसिस जो अभी दिख रहा है आपको। इस प्रोसेस में एनर्जी लगती है। जिस प्रोसेस में इनपुट ऑफ एनर्जी करना हो उसे मैं कहता हूं अपहिल प्रोसेस। इनपुट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। क्यों? इसकी वजह मैं बताने वाला हूं अभी। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को प्लस O2 कराकर CO2 प्लस वाटर बनता है और रिलीज होती है एनर्जी। तो ये इधर वाला क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इसे मैं कहता हूं एनर्जी जब किसी प्रोसेस में रिलीज होती है तो डाउनहिल प्रोसेस कहता हूं। इसमें हो रहा है रिलीज ऑफ एनर्जी। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाके बात करने जा रहा हूं कि इधर एनर्जी लगती क्यों है, उधर निकलती क्यों है। सुनो, CO2 से अभी मैंने बोला ग्लूकोज बनाना है तो आपको H देना पड़ेगा। H देना पड़ेगा, मतलब H प्लस और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। लेकिन CO2 इलेक्ट्रॉन और H प्लस लेने को तैयार नहीं। CO2 एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। CO2 वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं। अरे जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H प्लस नहीं लेगा, मतलब H नहीं लेगा, और H नहीं लेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसीलिए इसे एनर्जी देना पड़ता है ताकि ये अनस्टेबल हो जाए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और H प्लस एक्सेप्ट करे। बोले तो H ले ले तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो बेसिक रीजन इसके एनर्जी देना पड़ता है इज बिकॉज CO2 is a weak electron acceptor. Clear? इधर आओ। इधर एनर्जी निकलती क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन तो फटाफट इसके इलेक्ट्रॉन और H प्लस जल्दी जल्दी खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी किसी से निकालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ऑक्सीजन तेजी से इसके H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा मतलब H निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी से जल्दी जल्दी निकालोगे ना तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां एनर्जी रिलीज इसीलिए हो रही है बिकॉज ऑक्सीजन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये बिल्कुल बेसिक वजह बता दी कि एक में निकल रही है एनर्जी और एक में देना पड़ रहा है एनर्जी। बनाओ जल्दी से, और फिर मैं आगे की बात करता हूं। बिल्कुल समझाएंगे, चिंता ना करो। एक बार स्टार्टिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चिंता ना करो। ठीक है, अब कुछ बातें करनी है, दो चार लाइनें और बोल दूं,
इसके बाद अपन एनसीईआरटी में पहुंच जाएंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है अभी। लिख लिया? अच्छा, अब सुनो। देखो, जब एवोल्यूशन हुआ था तो पहली बार फोटोसिंथेसिस किया था यू बैक्टीरिया ने, लेकिन उन्होंने किया था एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। उनकी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लोग बैक्टीरिया लोगों ने H2O नहीं यूज किया था एज H+ एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए क्योंकि उन्होंने H2S यूज किया था। ये सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन है एब्सेंस ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। याद करो, फोटो सिस्टम सेकेंड से जुड़ा होता है वाटर को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स। वही तो वाटर तोड़वाएगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो प्राइमरी रीजन ऑक्सीजन ना निकलने का था कि PS2 नहीं होता उनके पास। सेकेंडरी रीजन है कि इन्होंने H2O नहीं यूज किया था, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकला था। पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था साइनोबैक्टीरिया ने या ब्लू ग्रीन एल्गी। दो बात लिखा दूंगा अभी, थोड़ा सुनो। अब मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं जो कि एनसीईआरटी से उठा के ला रहा हूं, फर्स्ट पैराग्राफ से, बाद में देखना एनसीईआरटी में। अभी सिर्फ इधर सुनो। मतलब पहले पैराग्राफ से आपको ये सिर्फ 2-3 लाइन चाहिए जो मैं अब बोल रहा हूं। पहला, एनसीईआरटी ने लिखा है यूज ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, use of energy of sunlight by plants for doing photosynthesis is the basis of life on earth. प्लांट सनलाइट की एनर्जी यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यही बेसिस है लाइफ का ऑन अर्थ। ऑब्वियस है। फिर एनसीईआरटी ये कहती है कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजंस। दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। अर्थ में जितना फूड है सब फोटोसिंथेसिस से आया है। दूसरा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ O2 इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब खाना और ऑक्सीजन दोनों यहीं से आता है। ठीक है, तो 2 लाइन लिख लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी लेकर चलता हूं। पहली लाइन लिखो, ड्यूरिंग एवोल्यूशन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड इन during evolution, photosynthesis first of all started in eubacteria. Photosynthesis first of all started in eubacteria, but they performed an oxygenic photosynthesis. मिला के लिखना नहीं, मतलब अलग हो जाएगा। पता चला एन अलग लिख लिया, ऑक्सीजनिक अलग, मतलब ही बदल जाएगा। बट दे परफॉर्म एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन नहीं निकली थी। बिकॉज दे डिड नॉट हैव फोटोसिस्टम सेकेंड, because they did not have photosystem second, and also because they did not have photosystem second, and also they did not use H2O, and also they did not use H2O as H+ and electron donor, and also they did not use H2O as H+ and electron donor. H+ and electron donor. ठीक है, ओके, ये हो गया। और एक लाइन और जोड़ दो, फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड इन साइनोबैक्टीरिया या BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ऑक्सीजन छोड़ने वाली फोटोसिंथेसिस पहली बार किसने किया था? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ने। ओके,
अब एनसीईआरटी में आओ, जरा थोड़ा सा बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जो लाइन मैंने बोली वो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अगर पूरा पैराग्राफ ना पढ़ो, सिर्फ ये 3 लाइन उठा लो तो भी काम हो जाएगा। देखो जरा, फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसी लाइन है जो मैंने बोला था, उनको मार्क कर लेना। क्या क्या था? एक लाइन थी, मिला क्या? पेज नंबर 206 है ना, फर्स्ट पैराग्राफ। वहां पर देखो एक लाइन होगी, यूज ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट बाय प्लांट्स फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मिला? और एक और वहीं पर होगी कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजंस। पहला, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। दूसरा, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ O2 इनटू द एटमॉस्फेयर। मिला? लाइन नंबर कौन सी है बता दो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। लास्ट से, अच्छा ऊपर से 11th लाइन, ऊपर से 11th लाइन। ठीक है, एक ही बात है। मिल गई लाइन है ये? हाँ, तो एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही है, ये मैं समझा चुका हूं। इसके बाद एनसीईआरटी हेडिंग डालती है, व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। तो यहां पर ये जो 2 पैराग्राफ है इधर, यहां पर एनसीईआरटी ने 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए। क्या? 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए। बताया जिससे क्या प्रूफ होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंस ऑफ CL&C। C से क्लोरोफिल, L से लाइट, C से CO2। मतलब क्लोरोफिल, लाइट और CO2 का इंपॉर्टेंस प्रूव होगा फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट ला रहा हूं वो इन दोनों को प्रूव करेगा कि ये दोनों एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो चलो देख लेते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, पहला एक्सपेरिमेंट देखना सभी। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कर रहा हूं मैं? ले रहा हूं एक वेरीगेटेड लीफ, एक वेरीगेटेड लीफ, मतलब ऐसी लीफ जिसमें जगह जगह पर येलो कलर के पैचेस है। लीफ ग्रीन है लेकिन कहीं कहीं येलो पैचेस भी है। येलो पैचेस है मतलब वहां पर क्लोरोफिल नहीं है, बाकी सब ग्रीन है मतलब वहां पर क्लोरोफिल है। एक ये लीफ। दूसरा, दूसरा a leaf partially covered with black paper, लीफ को पार्शियली कवर कर दे विथ ब्लैक पेपर। ग्रीन लीफ है, वेरीगेटेड नहीं है इस बार, और ब्लैक पेपर से कवर करना है, ब्लैक पेपर से कवर करना है। ठीक है। तीसरा ये है a leaf completely exposed to light, completely exposed to light। इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रखना है लीफ को। ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं गमले में लगे हुए पौधे के साथ कर सकते हैं, क्योंकि गमले में अगर पौधा लगा है इसे आराम से उठाकर आप अंधेरे में रख सकते हैं, किसी कपबोर्ड में रख दो अंधेरे में, या बिल्कुल कुछ ऐसे डार्क कलर से कुछ ढक दो उसे, लाइट ना मिले। या तो गमले में रखे हुए पौधे के साथ करो, या फिर इन पत्तियों को तोड़कर पानी में डाल लो, ताकि अरे 2-4 दिन तो पत्तियां सही सलामत रहेंगी ना, हरी तो रहेंगी ना। तो या तो इन पत्तियों को तोड़कर पानी में डाल लो और रख लो और एक्सपेरिमेंट कर लो, या फिर गमले में लगा रहने दो और एक्सपेरिमेंट करो। पहला काम क्या करोगे? 2 से 3 दिन के लिए इनको सबको अंधेरे में, अभी कुछ नहीं ढका है, अभी कुछ नहीं किया है, पत्ती तोड़ा है तो पत्ती को, गमले में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट तो गमले को अंधेरे में रख दो 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए अंधेरे में जब रखोगे तो सनलाइट तो मिल नहीं रही, फूड तो बन नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही ना। तो जो भी इसका स्टार्च होगा स्टोर्ड,
वो सारा ये लोग रेस्पिरेशन में स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेंगे और फिर रेस्पिरेशन में तोड़ के एनर्जी पा लेंगे। 2-3 दिन अंधेरे में इसीलिए रख रहे हो, इंश्योर कर रहे हो क्या कि कुछ भी स्टार्च नहीं बचा है, पत्तियों में कुछ भी स्टार्च नहीं बचा है। मतलब हम पत्तियों को डी स्टार्च कर रहे हैं। डी स्टार्च मतलब वहां पर लीफ में अब स्टार्च नहीं बचा है, इसीलिए अंधेरे में रखा था ताकि सारा स्टार्च खत्म हो जाए। हो गया 2-3 दिन, अब बाहर ले आओ धूप में, धूप में ले आए, अब धूप में रख के इसे आधा ब्लैक पेपर से ढक दिया, इसे ऐसे इसे ऐसे। अब धूप मिलेगा, सनलाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो जो हिस्सा फोटोसिंथेसिस करेगा ग्लूकोज बनाएगा और जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू कलर आ जाएगा ना, बस वही देखना है। तो चलो एनालिसिस करते हैं अच्छे से। देखो धूप में रखा है ये, तो लाइट तो मिल ही रही है, CO2 मिल ही रहा है, और ग्रीन पार्ट है तो क्लोरोफिल भी तो है, सब कुछ अवेलेबल है इस हिस्से में। लाइट तो मिल ही रही है, CO2 भी मिल रहा है, लेकिन येलो पार्ट है, क्लोरोफिल तो है ही नहीं, बाकी दोनों मिल रहे हैं। सही है। तो जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, ग्लूकोज बनेगा, कहां पर फोटोसिंथेसिस होगा? फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ ग्रीन पार्ट में होगा क्योंकि वहां तीनों चीजें हैं। तो फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन पार्ट में, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ग्रीन पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हो जाएगा। तो बोलू ग्रीन पार्ट शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा येलो पार्ट, अरे यहां तो क्लोरोफिल ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ना ग्लूकोज बनेगा ना स्टार्च होगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो यहां तो कुछ नहीं होगा। तो क्या बोलूं येलो पार्ट को? शोज निगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि वेरीगेटेड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, तो मैं बोलूंगा क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है कि लाइट और CO2 अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, लाइट CO2 के साथ साथ क्लोरोफिल भी होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा। और अगर क्लोरोफिल नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बनेगा। क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस हो गया। चलो उधर चलो, अब उधर एनालिसिस करते हैं। देखो पूरी पत्ती हरी है, तो पूरी पत्ती हरी है मतलब क्लोरोफिल है, सही है। और CO2 भी मिल रहा है, बाहर धूप में रखा है, और कागज ही तो है तो CO2 तो इसे भी मिल रहा है। हाँ ये धूप में रखा है तो लाइट भी मिल रहा है, तीनों चीजें मिल रही है। लेकिन ब्लैक पेपर इसीलिए ना लगाए हो कि लाइट नहीं जाएगा, तो इधर लाइट नहीं मिल रही है, तो क्लोरोफिल CO2 मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है। तो जब आयोडीन टेस्ट करोगे तो इस हिस्से में तो सब कुछ है, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, मतलब शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। लेकिन इधर लाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बनेगा, शोज निगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट से ब्लैक पेपर वाले एक्सपेरिमेंट से मुझे कोई बोले कि क्या प्रूव हुआ, तो मैं बोलूंगा लाइट का इंपॉर्टेंस। पिछला वाला क्या बोल रहा था? क्लोरोफिल इज एसेंशियल। ये क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल और CO2 अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, क्लोरोफिल की CO2 के साथ साथ लाइट भी होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। सही है ना? और इधर तो कुछ किया ही नहीं आपने, पूरी लीफ खुली हुई है, हरी है, तो बोलू एंटायर लीफ शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। तो NCR देखो, ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट अलग है, ये ब्लैक पेपर वाला अलग है, लेकिन NCERT ने दोनों को क्लब कर दिया है और दोनों का जो इंपॉर्टेंस है एक साथ लिख दिया।
मतलब उससे क्या प्रूव हुआ? क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस। उससे क्या प्रूव हुआ? लाइट का इंपॉर्टेंस। इसीलिए एनसीईआरटी रिजल्ट निकालती है क्या कि दिस एक्सपेरिमेंट shows that photosynthesis occur only in photosynthesis occur only in green part of the leaves. green part मतलब chlorophyll का importance. green part मतलब chlorophyll का importance in presence of light. मतलब light का importance. तो light और chlorophyll का importance हो गया ना. लेकिन इंडिविजुअली पूछ ले कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, तो सिर्फ ये क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस। लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रूफ पूछे तो लाइट और क्लोरोफिल दोनों। तो कुल मिला के इन एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव कर लिया हमने कि क्लोरोफिल एंड लाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मैं अगला लाने वाला हूं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जो कि साबित करेगा CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ बिल्कुल कर सकेंगे, बिल्कुल। बाल्टी में छोड़ो, नॉर्मल उसमें रखोगे तो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। मनी प्लांट देख लो, क्या भाई, मनी प्लांट घर के अंदर रहता है, थोड़ी सी भी लाइट मिलती फोटोसिंथेसिस करता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो। हाँ कोई बना रहा है क्या? हाँ फटाफट बना लो फिर 2 मिनट। चलो अगला ना बनाना, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वाला वो ना बनाना, उसका प्रूफ बस लिख लेना। क्या चीज? हाँ हाँ तो क्या दिक्कत है? हाँ हो सकती है। कई पेड़ों में कुछ पत्तियां हरी होती हैं, कुछ पीली हो गई हैं, कुछ में हरा पीला दोनों है, कुछ भी हो सकता है। सही है ना? हाँ डी स्टार्च करने के लिए बस, और कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखने का सिर्फ वो है कि डी स्टार्च हो जाए, स्टार्च ना बचे, पता चले पहले वाला स्टार्च अब आयोडीन टेस्ट दिखा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ कौन सा बचे? वो स्टैंडर्ड लिया है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अब बोल दोगे नहीं इधर तो पत्ती डिफेक्टिव थी तभी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वो देखो पूरे में हो रहा है। ठीक है तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया, एनसीईआरटी का पहला पेज कवर हो चुका है। अब मैं दूसरा पेज ला रहा हूं जिसमें हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात होगी, जहां पर CO2 इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो प्रूव होने वाला है। हाँ ठीक है 1 मिनट और ले लो, फटाफट लिख लो जो जो भी लिखा है। हाँ भाई कौन बच्चे? नहीं सनलाइट चाहिए नहीं, इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो फोटोसिंथेसिस करा सके। सही है ना? लाइट इंटेंसिटी चाहिए। क्या? हेलोजन तो पेड़ ही सूख के रह जाएगा, इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन बिल्ड कर जाएगा वो तो। हाँ लाइट डिपेंड करना चाहिए 400 से 700 नैनोमीटर की होनी चाहिए, प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए, हो जाएगा। करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। अब तू कैसे दे रहा वो तू समझ, लेकिन प्रॉपर इंटेंसिटी होनी चाहिए। अच्छा अगला एक्सपेरिमेंट ना बनाना, सिर्फ उसने क्या प्रूव किया बस वो लिख दो चल जाएगा, क्योंकि डायग्राम बनाने का थोड़ी ना आएगा वहां, वहां तो सिर्फ आएगा कि ये क्या प्रूव करता है। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट proves that CO2 is essential for photosynthesis. चलो देखते हैं, हो चुका है पिछला सबका? ठीक है चलो आगे। हाँ भाई हो गया ना? ओके डन। ये आखिरी की एक लाइन लगा देना बस, और ये एक लाइन।
चलिए आ जाइए। इस एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहा हूं मैं, सभी ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो सभी ध्यान से समझे। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करने वाले, फिर से गमले को, पौधा लगा हुआ, अंधेरे में रख दो 2-3 दिन के लिए, ताकि जो भी स्टार्च है पत्तियों से वो खत्म हो जाए। इसके बाद उसे धूप में लेकर आओ, और अब क्या करना है वो दिखा रहा हूं। देखो, एक गमले में एक पौधा लगा हुआ था, आपने उसे पहले तो अंधेरे में रखा 2-3 दिन, डिस्चार्ज हो चुका है। अब इसको किसी बॉटल में या किसी टेस्ट ट्यूब में, इसमें आधा हिस्सा इसमें डालना है, लेकिन उसके लिए पहले एक कॉर्क का ढक्कन बना ले, कॉर्क का, स्प्लिट कॉर्क, और इस कॉर्क में ना ये ऐसे छेद कर दे ताकि इससे पत्ती अंदर जा सके। ढक्कन बना लिया, लेकिन इस ढक्कन को लगाने के पहले यहां हमने KOH सोल्यूशन डाल दिया, या KOH से भीगा हुआ कॉटन, KOH सोक्ड कॉटन। ये एनसीईआरटी कहती है KOH सोक्ड कॉटन, पता है ये क्या करेगा? CO2 एब्जॉर्ब करेगा। मैं सच्चाई बताऊं, KOH जो है CO2 के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, उसी को लिखा है CO2 एब्जॉर्ब करता है। अच्छा सुनो, KOH से भीगा हुआ कॉटन रख दिया, ढक्कन लगा दिया। अब ये छेद जो बना है ढक्कन में, इससे हाफ पोर्शन ऑफ लीफ को हम इसमें ऐसे ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे। ठीक है, अब आधी पत्ती इसमें डालने के बाद इसे वैक्स से सील कर दो, वैक्स से सील कर दो, ताकि ये एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट हो जाए मतलब कोई गैस बाहर से यहां अंदर ट्यूब में ना आ सके। सील्ड विथ वैक्स टू मेक इट एयर टाइट, या सिंपली बोल सकते हो टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ गैसेस। ठीक है, ओके, मतलब अब गैस अंदर इसके नहीं जाएगी, और जो CO2 पहले से है उसे KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब धूप में रख दो, कांच का टेस्ट ट्यूब है। अब देखो, तो ऊपर वाले हिस्से में पत्ती तो हरी ही है, क्लोरोफिल मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जो हिस्सा अंदर है, हरी पत्ती है, क्लोरोफिल तो मिल रहा है, और कांच का ट्यूब है तो फिर तो लाइट भी मिल रहा है, लेकिन CO2 नहीं मिलेगा, एयर टाइट है, CO2 नहीं मिलेगा, ये मिसिंग है। तो क्या होगा, ऊपर वाले हिस्से में सब कुछ मिलेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा, आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। और ये वाले में तो CO2 है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बनेगा, शोज निगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। लो, साबित हो गया। सुनो, क्या पिछले एक्सपेरिमेंट ने किसका इंपॉर्टेंस बताया था? लाइट और क्लोरोफिल का। और ये एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि लाइट और क्लोरोफिल अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, लाइट और क्लोरोफिल अकेले कुछ नहीं कर लेंगे, लाइट और क्लोरोफिल के साथ साथ CO2 भी होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज स्टार्च बनेगा। और अगर CO2 नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बनेगा। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है that CO2 is essential for photosynthesis। हो गया। अब इसके बाद एनसीईआरटी लेकर आती है अगला टॉपिक, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम, शुरुआत जोसेफ प्रिस्ले से करेंगे। कुछ नाम है एनसीईआरटी में तो बताना तो पड़ेगा। तो जिसे जो लिखना, जो भी करना है करो, मैं जब तक 2-3 लाइनें लिख रहा हूं इधर, इसके बाद फिर मैं बात करना स्टार्ट करूंगा।
ओके ठीक है, चलिए आइए। तो शुरुआत की 2 लाइन तो एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कम से कम इतना पता होना चाहिए हमें। पहला नाम लिखा है मैंने स्टीफन हेल्स, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं और डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए था। शुरुआत यहां से होगी, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जोसेफ प्रिस्ले ने एनसीईआरटी लिखी, अभी आपको इधर देख रहे हैं बस। जोसेफ प्रिस्ले ने एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो सुनिए। इन 1770 he performed a series of experiment, बेलजार एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। he performed a series of experiment that revealed essential role of air in growth of green plants। क्या एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था? essential role of air in growth of green plant। बेलजार एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। 1774 में he discovered ऑक्सीजन। याद रहे, ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में होता है, ये डिस्कवर किया था इन्होंने। ये नहीं डिस्कवर किया था कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सच बात बोलूं, इन्होंने एक्चुअली मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया था। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया था और वहां से ऑक्सीजन जो निकली थी, तो उस केमिकल रिएक्शन से बोला था कि ऑक्सीजन होता है। तो इन्होंने ऑक्सीजन का प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में बताया था। ये गलतफहमी ना लगा लीजिएगा कि इन्होंने बताया था कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये नहीं बोला था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया बाय यूजिंग बर्निंग कैंडल, माउस और मिंट प्लांट। क्या था एक्सपेरिमेंट? इधर देखो, सनलाइट में रख के किया जा रहा है। अरे भाई, एक ग्लास का बेल जार है, ट्रांसपेरेंट, ताकि सनलाइट आ सके। इसमें एक कैंडल जला के रख दी और एक चूहा रख दिया, सही है। तो जब तक ऑक्सीजन होगा तब तक माउस सरवाइव करेगा और कैंडल भी जलेगी। जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगेगा या खत्म होगा, चूहा सफोकेशन से मर जाएगा और बर्निंग कैंडल भी बुझ जाएगी। जब ऐसा देखा इन्होंने, जो भी लाइन अजीब सी बोलूं समझ जाना एनसीईआरटी बोल रहा हूं, हाँ बिल्कुल। तो जब ऐसा देखा इन्होंने, तो इन्होंने एक लाइन बोली कि बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल समहाउ डैमेजेस द एयर। ये लोग एयर को डैमेज कर देते हैं। ये बोला कि लोगों ने क्या किया, एयर को डैमेज कर दिया, इसलिए खुद मर गए, और एक मर गया एक बुझ गया। अगले राउंड इन्होंने इसके साथ एक मिंट प्लांट भी रखा। मिंट प्लांट तो बर्निंग कैंडल तो था ही, माउस था, मिंट प्लांट भी रख दिया। मिंट प्लांट रख दिया। मेरे से लोग बोलते हैं कि सर मिंट प्लांट ही क्यों? तो मैं उनको बोलता हूं कि आम के पेड़ में टांगा बेलजार को। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, और क्या। प्लांट ऐसा लेना होगा ना जो बेलजार में ढक जाए। तो जो उन्हें दिखा ले लिया, ये ऐसा। अब देखा सब कुछ नॉर्मल था, माउस भी सरवाइव कर रहा था, प्लांट भी सरवाइव कर रहा था और कैंडल भी जल रही थी। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा वो नहीं बता रहा हूं, अभी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। हुआ क्या होगा कि ये लोग दोनों, चूहा और बर्निंग कैंडल, क्या छोड़ रहे होंगे? CO2। प्लांट लिया होगा CO2, है ना, और प्लांट CO2 से फोटोसिंथेसिस किया होगा और छोड़ा होगा O2, और उसी O2 के सहारे एक जिंदा है और एक जल रहा है।
सही है ना? जब सब कुछ नॉर्मल देखा तो एनसीईआरटी लिखती है प्रिस्ले हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलोज, मतलब प्रिस्ले ने हाइपोथेसिस दिया क्या? सुनिएगा ध्यान से, फिर हिंदी भी बोल दूंगा। प्लांट रीस्टोर टू द एयर, बोर्ड देखते हुए, प्लांट रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। मतलब बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से क्या हटा देते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट वो वापस लौटा देता है, ये लिखा है। समझ रहे हैं क्या बोला इन्होंने? कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल एयर से जो हटा देते, क्या हटा देते? ऑक्सीजन। वो प्लांट वापस लौटा देता है, ये कहा इन्होंने। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको नहीं लगता प्रिस्ले को दोबारा जरूरत पड़ी होगी टू रीकिंडल दिस कैंडल, मतलब दोबारा जलाने, भाई बुझ गया तो जलाने की कोशिश की होगी ना। तो कैसे जलाने की कोशिश की होगी? मैग्नीफाइंग लेंस से। मैग्नीफाइंग लेंस से और क्या? और ये तो उनके जमाने का आंसर हो गया। मेरे जमाने पर इलेक्ट्रिक लाइटर आते हैं। मैं तो क्लास 4 में पहले से एक छेद करवा के इलेक्ट्रिक लाइटर फिट करवा देता और सील करवा देता, है ना? वायरिंग के थ्रू यहां पर स्विच ऑन करता तो यहां स्पार्क क्रिएट होता और ये जल जाता। तो मैं तो इलेक्ट्रिक लाइटर भी यूज कर सकता हूं, आज के जमाने का आंसर। और उनके जमाने का मैग्नीफाइंग लेंस। सही है? हाँ, स्पार्क से भी लाइट आग जलती है, तो इलेक्ट्रिक लाइटर्स भी आते हैं। तो मेरा कहना यह है, उस क्वेश्चन का आंसर है बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस और इलेक्ट्रिक लाइटर। ठीक है? लेकिन ये चाहे जितनी कोशिश कर लेते, ये कैंडल नहीं जली होगी। क्यों? क्योंकि कैंडल इसलिए बुझ गई थी क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया था। तो चाहे जितनी कोशिश की हो इन्होंने, ये कैंडल नहीं जली होगी। समझ रहे हैं? ओके। अब कुछ मैं अपनी तरफ से प्रिस्ले ने क्या कहा वो बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी से बिल्कुल थोड़ा सा हटके सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल छोड़ते हैं इम्प्योर एयर या फाउल एयर। बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल छोड़ते हैं इम्प्योर एयर या फाउल एयर, और उसे नाम दिया था इन्होंने फ्लोजिस्टोन। इन्होंने नहीं बोला था कि क्या है मामला, इन्होंने बोला था कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल इम्प्योर एयर छोड़ते हैं फ्लोजिस्टोन, जिसे प्यूरिफाई कर देता है प्लांट, प्यूरिफाइड बाई प्लांट्स इनटू डीफ्लोजिस्टोन। हाँ, इनको ये नहीं पता था कि जिसे वो फ्लोजिस्टोन कह रहे हैं वो CO2 है, और जिसे डीफ्लोजिस्टोन कह रहे हैं वो O2 है। इसे बाद में एक साइंटिस्ट थे, नहीं लिखाऊंगा आपको, लेवोइजियर, लेवोइजियर नाम के बंदे ने बाद में बताया था कि प्रिस्ले ने जिसे फ्लोजिस्टोन बोला है वो CO2 है, और जिसे डीफ्लोजिस्टोन बोला है वो O2 है। समझ रहे हैं? तभी मैंने बोला था कि इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इनका तो सिर्फ इतना ही कहना था कि ये लोग फाउल एयर, इम्प्योर एयर छोड़ते हैं फ्लोजिस्टोन, और प्लांट उसे प्यूरिफाई कर देता है इनटू डीफ्लोजिस्टोन। सुनो तो, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना है ना, तो ऐसे करके बना दो ना छोटा सा, वही एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में बन सकता है उसे वहीं रखो ना, क्योंकि अंत में तो वही साथ देगी। तो इसी डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे करके ऐड कर दो, ठीक है? तो ये प्रिस्ले का काम हो गया। अरे कुछ नहीं मिटा रहा, नाम हटा रहा हूं।
ठीक है, हो गया। समझ में आ गया भाई प्रिस्ले का काम। अब मैं लेकर आ रहा हूं अगला नाम, ईयर वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में हो। 1770 एनसीईआरटी में है, 1774 भी एनसीईआरटी में है। अब आगे 1854 लाऊंगा, वो एनसीईआरटी में, तो सिर्फ वही याद रखना भाई। एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही ना, तो पता चल जाएगा कौन कौन सा काम है। ओके, जैन इनगन हाउस, इन्होंने क्या किया था? बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था क्या इन्होंने? हाँ हाँ जी, किया था। मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं नॉर्मली कि हाउ मेनी ऑफ द अबव रिजल्ट्स वर विथड्रॉन फ्रॉम बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इनकी जो लाइनें है ना वो भी डाल देता हूं। तो लोग तो बेल जार प्रिस्ले का नाम याद रखते हैं, तो प्रिस्ले ने जो जो कहा उसे टिक कराते, ये कहा गया था बेल जार से, इन्होंने जो कहा वो भी तो बेल जार से ही है। तो समझिएगा ध्यान से, जैन इनगन हाउस ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, बस फर्क इतना था, एक बार डार्क में और एक बार लाइट में। तो जब अंधेरे में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, अंधेरे में जब एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो प्लांट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था, है ना? तो प्लांट भी मर जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिले। अरे उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए भाई रेस्पिरेशन के लिए। आपको क्या लगता है प्लांट एहसान कर रहा है आपको ऑक्सीजन देकर? जी नहीं, जो एक्स्ट्रा है उसे खैरात में बांट रहा है। हाँ, जितनी देर में उसे एक O2 चाहिए उतनी देर में 10 बन रही है। तो सिलेंडर तो है नहीं कि भर के रख लूं, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसे बाहर फेंक दिया, उसके सारे, उसी खैरात के सारे हम जिंदा हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्लांट को भी चाहिए जिंदा रहने की, वो भी रेस्पिरेशन करता है, वो भी ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी पाता है। तो मेरी बात फिर से सुनना, मेरा कहना यह है कि इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट एक बार अंधेरे में किया, एक बार सनलाइट में। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, सुनिएगा, यूजिंग सिमिलर सेटअप, यूजिंग सिमिलर सेटअप एज यूज्ड बाय प्रिस्ले, बट वंस प्लेसिंग इन डार्क एंड वंस प्लेसिंग इन सनलाइट। क्या देखा होगा? जब अंधेरे में रखा होगा तो कैंडल बुझ गई होगी और ये दोनों मर गए होंगे, और जब सनलाइट पे रख के किया तो सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल प्रिस्ले जैसा एक्सपेरिमेंट मिला, रिजल्ट सारे वैसे ही मिले। तब इन्होंने लाइन बोली, सुनिएगा क्या लाइन बोली, सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ purifies the air fouled by burning candle and breathing animal। ना हवा लगी, हिंदी में सुन लो, एनसीईआरटी है लेकिन ये, हाँ, इन्होंने कहा कि प्लांट जिस प्रोसेस, उनको नहीं पता था फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, उन्होंने कहा प्लांट बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल जिस एयर को इम्प्योर कर देते हैं, उस इम्प्योर एयर के लिए प्लांट में जो भी प्रोसेस होती है, पता नहीं, प्लांट में इम्प्योर एयर को प्योर करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, उसके लिए सनलाइट इज एसेंशियल। समझ में आ गई बात? मतलब इन्होंने लाइट का इंपॉर्टेंस बताया। एक एक्सपेरिमेंट का इनका ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट लेकर आ रहा हूं, एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट एक्वेटिक प्लांट के साथ। कौन सा एक्वेटिक प्लांट? हाइड्रिला। कौन सा? हाइड्रिला पर काम किया। एलिगेंट मतलब समझते हैं? अरे इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, सिंपल या ब्यूटीफुल। जो सिंपल है वो ब्यूटीफुल है। आपको आसान पेपर आ जाए, आप बोलोगे बहुत सुंदर पेपर था, और ऐसा कुछ क्वेश्चन टफ आ जाए, अरे बेकार पेपर था, ये नहीं बोलेंगे हमारी तैयारी बेकार थी।
दोस्त पूरा पेपर को जाएगा। अच्छा सुनो, अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था वो सुने, कैसे हुआ था वो सुने। अच्छे से देखो इसको, थोड़ा इसमें सेटअप की जरूरत है, थोड़ा इधर देखना। एक बीकर ले लिया मैंने, इस बीकर में वाटर भर रहा हूं, इस बीकर में मैंने वाटर भर दिया, ये वाटर भरा हुआ है इसमें। हाँ, एक फनल रख रहा हूं, इधर देखना सभी, एक फनल रख रहा हूं इसमें। देखो इधर एक फनल, ये ऐसे करके है, इधर एक स्टैंड लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा ऊपर रहेगी। ये जो लगाया ना मैंने नीचे, ये स्टैंड है, मतलब फनल स्टैंड के ऊपर रखा है, फनल जो है स्टैंड के ऊपर रखा है। ये लाल रंग से जो बना है ये स्टैंड है जिसमें फनल रखा हुआ है, और यहां पर हाइड्रिला की ब्रांचेस रख दी। ये क्या है? हाइड्रिला की ब्रांचेस। तो ये हाइड्रिला है, हाइड्रिला ब्रांच, हाइड्रिला की ब्रांचेस है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। और ये जो फनल है ना, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दो। तो टेस्ट ट्यूब में भी तो पानी भरा है, अरे भाई पानी तो राइज अप हो जाएगा ना, तो पानी तो यहां तक है। यस, ये पूरा सेटअप तैयार हो गया, ये टेस्ट ट्यूब। ध्यान से सुनना, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखा कि जब डार्क में ये सेटअप रखा है कोई बबल नहीं बन रहे, लेकिन जब सनलाइट में रखा, ब्राइट सनलाइट में रखा, तो देखा कि यहां पर कुछ बबल्स बन रहे अराउंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के चारों तरफ बबल बन रहे। ऑब्वियसली ये बबल राइज अप होंगे, और धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है जब यहां इकट्ठी हो जाएगी तो वाटर लेवल यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि यहां क्या भर चुका होगा? ऑक्सीजन गैस। क्या कहते हो? वाटर लेवल नीचे आ जाएगा ना ऑक्सीजन भरने से। तो ये गैस बबल दिखे इनको, बाद में पता चला ये जो बबल्स बन रहे हैं वो किसके हैं? ऑक्सीजन के। इन्होंने देखा कि डार्क में जब रख रहे हैं इस प्लांट को, ग्रीन पार्ट को, तो कोई बबल नहीं बन रहे अंधेरे में, लेकिन जब ब्राइट सनलाइट में रखा तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के चारों तरफ बबल्स बन रहे थे, और वो बबल पूरा ऊपर तक लिफ्ट होगा, और जो ऑक्सीजन होगी यहां भी इकट्ठी होती जाएगी, तो वाटर लेवल थोड़ा कम हो सकता है इधर। बाद में पता चला ये बबल किसके हैं? ऑक्सीजन। Thus he concluded that what? It is only green part of the plant that could release oxygen, that also in presence of sunlight. जिन्होंने क्या बताया? प्लांट का ग्रीन पार्ट ही है जो ऑक्सीजन छोड़ेगा, वो भी लाइट की प्रेजेंस में। कोई समस्या तो नहीं है? ये चैन इनगेन हाउस का एक्सपेरिमेंट हो गया दो, एक बेल्चार और एक ये। अब मैं अगला नाम लेकर रहा हूं, जूलियस वॉन सेट, एनसीईआरटी का अगला पेज। हाँ, ये डायग्राम आप चाहे तो एनसीईआरटी या कहीं भी सेट कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा नाम लेकर आ रहा हूं, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई एक्सपेरिमेंटल पार्ट नहीं है। जूलियस वॉन सेट में 1854 एनसीईआरटी कहती है, तो इनकी बात करता हूं। हाँ, 1 मिनट में बना लो जो भी बनाना है, रफ स्केच बना लो बस, हो गया, दिखना चाहिए कि ऐसा किया था। नोट्स भी ले आया? कहाँ से उठा लाया? ये पीपीटी है क्या है? अच्छा, गूगल से उठा लिया। ठीक है, चलो जूलियस वॉन सेच की बात करता हूं। टोटल एनसीईआरटी
हाँ, 2-3 छोटी छोटी लाइनें लिखाऊंगा, वो एनसीईआरटी में अटैच कर देना बाद में इनके बारे में, ठीक है? ओके, सुनिए। पहली लाइन सुने, इन्होंने he provided evidence for production of glucose when plant grow. क्या एविडेंस दिया था कि जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज बनाता है, एक लाइन। दूसरा, इन्होंने बोला कि प्लांट सेल में कुछ स्फेरिकल बॉडीज होती है, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। प्लांट सेल में कुछ स्फेरिकल बॉडीज होती है जिनके अंदर ग्रीन सब्सटेंस भरा होता है। तो स्फेरिकल बॉडी जिसे बोल रहे हैं वो तो क्लोरोप्लास्ट है, और जिसे ग्रीन सब्सटेंस बोल रहे हैं वो क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये बोला इन्होंने। और क्या बोला? ही फाउंड दैट इट इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर ग्लूकोज इज मेड। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में ही ग्लूकोज बनता है, एंड दिस ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में, ये बताया। कोई समस्या तो नहीं है? सिंपल लाइनें थी। अच्छा, अब मेरी तरफ से क्या यहां लिखना है? इन्होंने नहीं बताया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, लेकिन यही लिख के रखो। सुनो, एक क्वेश्चन आया कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताएं। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, पहला सवाल। दूसरा सवाल आया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताएं। तीसरा, फर्स्ट स्टोरेबल एंड विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताएं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बोलोगे? ग्लूकोज। स्टेबल प्रोडक्ट? स्टार्च नहीं, सुक्रोज। और पहला स्टोर होने वाला स्टार्च, और जो स्टोर होगा वो ज्यादा होगा तो विजिबल भी होगा। समझ रहे हैं? तो ये 3 लाइन वही एनसीईआरटी में साइड में कहीं लगा दो। ये उन्होंने नहीं कहा था, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद मैं अगला नाम लाऊंगा। बड़ा काम था। अब 1-2 लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। दौड़ के आ जा, चल रही। बिल्कुल, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, ट्रांसपोर्ट तो सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है, लिख ली तीनों लाइनें? ठीक है, लिखो जल्दी। नाम हटा दे रहा हूं मैं। आप लिखे जब तक मैं ये कुछ लेकर आ रहा हूं अगला। अच्छा, लिख चुके हो? चलो फिर देखते हैं। अच्छा सुनो, अब TW इंगलमैन, इन्होंने क्या लिखा है? मैंने प्रिपेयर किया था पहला एक्शन। ये क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम? डिफाइंड कर दूंगा, लेकिन पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि याद है एनसीईआरटी में वो जो ग्राफ बने हैं वही है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबकी बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो,
इन्होंने तैयार किया था पहला एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस पर? बाय यूजिंग ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा एंड स्पाइरोगाइरा और एंड एरोबिक बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट। लेकिन नीट में क्वेश्चन आ गया, सुनो सुनो, नीट में क्वेश्चन आ गया, कौन सी ग्रीन एल्गी पर काम किया था? ऑप्शन में एक ही चुनना है, तो क्लैडोफोरा, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पाइरोगाइरा नहीं दिया। वो बात अलग है कि इनका एक्सपेरिमेंट दोनों पर था, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ क्लैडोफोरा बताया है। सर ये एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया वो तो ठीक है, लेकिन ये होता क्या है? तो सुनो ध्यान से, मैं दोनों बता देता हूं, डिफाइन कर देता हूं अभी यहीं पर। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों ग्राफ होते हैं। और पता है एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या पता चलता है? ये वाला ग्राफ बताता है क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा है वो बताता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, सुनो, कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है और सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। ये क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन क्या है? कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा ब्लू और रेड एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्प्शन है। मतलब क्या लिखूं यहां? शोज अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, amount of different wavelength of light absorbed by different photosynthetic pigments, absorbed by different photosynthetic pigments। कोई समस्या तो नहीं इन दोनों में? ऊपर वाला क्या बताता है? कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होता है, ज्यादा होता है। और नीचे वाला क्या बताता है? कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। देखो कैसे तैयार किया था, इतना बड़ा काम पता है कब कर लिया था? 1888 में। ईयर नहीं याद करना है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काम क्या था ये सुनो। एक कंटेनर में लिक्विड मीडियम बनाया और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया डाल दी। ये क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। तैयार किया सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। क्या तैयार किया? सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और इसमें रख दिया ग्रीन एल्गी। इसमें क्या रख दिया? ग्रीन एल्गी। ये लो रख दिया ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी रख दिया। और क्या किया? इधर प्रिज्म की मदद से, अरे भाई, व्हाइट लाइट को उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, मतलब विब की ओर में स्प्लिट करवा दिया। मतलब सुनो तो, इधर वायलेट लाइट पड़ रही है, इधर इंडिगो, इधर ब्लू, इधर ग्रीन, इधर येलो, इधर ऑरेंज, इधर रेड, ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब आगे क्या देखने को मिला वो तो मैं बगल में दिखाऊंगा, लेकिन ये सुनो। अरे भाई, एरोबिक बैक्टीरिया इसीलिए तो यूज किया। अरे एल्गी का जो हिस्सा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, और जहां जितना ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, एरोबिक बैक्टीरिया दौड़ पड़ेंगी, मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन दो। तो ऑक्सीजन पाने के लिए सब दौड़ जाएंगे। तो जहां पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हुई, वहीं पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो इधर, इस डायग्राम को इधर ले आता हूं, ठीक है? समझने के हिसाब से मैं बना रहा हूं। देखो, मान लो यहां वायलेट लाइट पड़ रही थी, यहां इंडिगो, यहां ब्लू, यहां ग्रीन, यहां येलो, यहां ऑरेंज, यहां रेड, लाइक दैट, ठीक है? आपने गौर किया, अक्सर अपन ये बात नहीं करते, अभी अपन लोग तो छोटे लेवल की बात करते हैं,
तो अपन कहाँ पढ़ते हैं कि इंडिगो में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, वायलेट में कितना हुआ? नहीं, अपन जब भी बात करते हैं 3 लाइट की बात करते हैं, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, यही बात करते आए हो ना। इसीलिए मैं आपकी समझ को बढ़ाने के लिए इन तीनों को मिलाकर कह देता हूं ब्लू रीजन, और इन तीनों को मिलाकर रेड लाइट नहीं कह रहा हूं, रेड रीजन, और ग्रीन को अकेला छोड़ दिया, तो बात ही खत्म हो गई। 3 की बात करेंगे, ब्लू रीजन, रेड रीजन और ग्रीन लाइट। सही है? तो अब समझो कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें होती है? ब्लू और रेड में। तो जहां पर ब्लू रीजन और रेड रीजन वाली लाइट पड़ रही है, वहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही होगी, तो ऑक्सीजन भी खूब निकल रहा होगा। तो फिर तो एरोबिक बैक्टीरिया तो और पड़े होंगे कि ऑक्सीजन बट रहा है। लो, हाँ, भंडारा हो रहा है। अब टूट पड़े ये। जहां पर ग्रीन लाइट है वहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे कम हो रही है, तो ऑक्सीजन भी सबसे कम निकल रहा है, तो वहां बैक्टीरिया भी कम होंगे। अब बाकी जगह पर खूब बैक्टीरिया है, ये देखो। सही है? ऑक्सीजन खाई नहीं जाती। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं? इधर देखो, अगर जब मैं एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा ना एनसीईआरटी में, वहां पर भी ब्लू और रेड लगभग बराबर ही करते, तो ब्लू में थोड़ा सा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए मैंने ब्लू वाले को थोड़ा ऊंचा रखा है। मतलब ब्लू में सबसे ज्यादा दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, तो एनसीईआरटी के हिसाब से वही अपन को एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और कुछ नहीं। तो ब्लू और रेड सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा निकल रहा है, तो बैक्टीरिया भी सबसे ज्यादा वही मिलेंगे। ग्रीन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ऑक्सीजन कम निकल रहा है, इसलिए बैक्टीरिया भी कम है। तैयार हो गया ना एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सुनो तो, क्लोरोफिल ए और बी ब्लू और रेड ही तो एब्जॉर्ब करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड में ही हो रही है ज्यादा, इसका मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजेंबल करता है टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ब्लू एंड रेड लाइट। अब फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? ब्लू एंड रेड। देखो, एक्सपेरिमेंट तो पूरा बता दिया, अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि बाद में वही दिक्कत होती है। सुनो इधर, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? यूजिंग प्रिज्म, using prism, he split light into its spectral component. क्या? प्रिज्म का यूज करके लाइट को किसमें बदल दिया? उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट मतलब विबग्योर में। फिर आगे एनसीईआरटी लिखती है, ही illuminated, illuminated मतलब लाइट डाली, and then illuminated green algae placed in suspension of aerobic bacteria. लाइट किस पर डाली? एल्गी पर, जो कहां रखी है? सोल्यूशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में। फिर एनसीईआरटी लिखती है, बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ऑक्सीजन कहां ज्यादा निकल रहा है, राइट? एंड ही फाउंड दैट कि मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रही है ब्लू और रेड में। The first action spectrum of photosynthesis was described, which roughly resemble to absorption spectrum of chlorophyll A and B. अरे क्लोरोफिल ए भी ब्लू और रेड एब्सॉर्ब कर रहे हैं ज्यादा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा ब्लू और रेड में हो रही है। समझ गए? ये हो गया। हाँ, जिसे डायग्राम चाहिए बना सकता है, बाकी सब है वहां। ठीक है, अब अगला नाम ला रहा हूं मैं, कॉर्नीलियस वैन नील। एक तुक्का मारा था उन्होंने, बड़ा प्यारा सा। बिल्कुल नहीं, प्लांट फिजियो में तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मान के ही चलो। हाँ, अगर लेवल मेंटेन करके रखना है तो 5-10 मिनट मान के चलो, वो रिस्क ना लो, बस हो गया। ठीक है? हाँ, आप बना लो, वो खत्म होने दो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं याद रखूंगा, चिंता ना करो।
अच्छे से लाइन मुझे इसलिए याद है बच्चे क्योंकि मैं 2004 से इन्हीं लाइनों को पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। आपको भी याद रहेगा, बस पढ़ते रहे। चलिए ठीक है, ठीक है। डायग्राम ये क्या है, ये नॉर्मल बच्चों जैसे बिहेव करो, ये कैसे। चलिए हो गया ये। हाँ, डायग्राम जिसे बनाना है वो उठा सकता है इसको। और इसके बाद मैं ला रहा हूं कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने एक प्यारा सा तुक्का लगाया था ऐसे सब्जेक्ट पर जिसको वो पढ़ते नहीं थे। मतलब ये पढ़ते माइक्रोब की फोटोसिंथेसिस थे और तुक्का प्लांट फोटोसिंथेसिस पर लगाया था और सही निकला था। और वो क्या था मैं बताता हूं। मैं ऊपर की लाइनें हटा रहा हूं भाई। हाँ, डायग्राम जिसे जो जैसे रखना है रख सकते हैं। हाँ, रफली रिसेंबल करते एक जैसा है। क्लोरोफिल ए और बी कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड। फोटोसिंथेसिस ज्यादा किसमें हो रही है, ब्लू और रेड, तो दोनों लगभग एक जैसे हैं। अब कैसे एक जैसे बच्चे, ये तो जब ग्राफ पढ़ेंगे तब ना दिखेगा, वो एनसीईआरटी में जो बने हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप कंप्लीट करें। मैं कॉर्नेलियस वैन नील, अब तो वैन नील ही याद रखना बहुत है। डायग्राम आप कंप्लीट करें जब तक मैं ये लाइन लिखकर फ्री होता हूं। ए, गलत गलत बातें ना करें। ए, ये नई नई आदतें क्या नेक्स्ट कैटेगरी वाले लोगों की हरकतें कर रहे हो है? ये जिससे सीखा वहीं पर अप्लाई करना, यहां नहीं है कुछ भी। मुझे तो नीट में 3 कैटेगरी आ गई ना, तो मुझे लगा ये 2-3 कुछ लोग हैं थर्ड कैटेगरी वाले। चलिए ठीक है, सुनिए, कंप्लीट करो आगे। अरे रुकना, कलर है उनका और क्या। ये एनसीईआरटी लिख रहा हूं मैं। अच्छे से पढ़ेगा तब ना। अच्छा चलिए, अब मैं बात करता हूं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिए। कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या कहा था, बस उस पर फोकस करें। इन्होंने क्या पढ़ा था, ऊपर क्या लिखा है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस। और क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच, फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब एच छोड़ रहा है। जो ऑक्सीडाइज, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, एनसीईआरटी ने तो ये लिखा है, मैंने आसान करने की ये लिख दिया। अरे जो हाइड्रोजन दे दे रहा है वही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें होता क्या है, एक एच डोनर बोले तो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड अपना एच छोड़ देता है
और उस H को पाकर CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्या बोला इन्होंने कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर से निकला हुआ H, हाइड्रोजन डोनर से निकला हुआ H CO2 को रिड्यूस कर देता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने फोटोसिंथेसिस का एक जनरल रिएक्शन दिया था, देखना जरा क्या तुक्का था इनका वो देखना। जनरल रिएक्शन दिया था फोटोसिंथेसिस का, क्या था वो, 2H2A प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देता है 2A प्लस CH2O प्लस H2O। पता है ये 2H2A क्या है, यही तो है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, या बोलूं अपनी लैंग्वेज में H डोनर। अरे भाई एक ही जगह O लगा दो ना, H2O बन गया। भाई ग्रीन प्लांट है अगर और ब्लू ग्रीन एल्गी है तो एक ही जगह क्या लगाओगे, O, तो हाइड्रोजन डोनर क्या होता है इनमें, H2O। लेकिन अगर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो एक ही जगह क्या लगाओगे, S, तो ये H2S हो जाएगा हाइड्रोजन डोनर। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में एक ही जगह लगाएंगे S तो क्या हो जाएगा, H2S। नहीं, ये लोग H2S मेनली यूज करते हैं, दूसरे कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं जैसे सोडियम थायोसल्फेट और भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली क्या, H2S। तो ये बात क्लियर है कि बैक्टीरिया के लिए H डोनर मेनली H2S है और ग्रीन प्लांट बीजीए के लिए H2O है, ठीक। अच्छा, इन्होंने किया क्या था, रिएक्शन बोला बैक्टीरिया के लिए। अरे बैक्टीरिया के लिए रिएक्शन बनाओ ना, एक ही जगह क्या लगा दूं, S, तो क्या बन गया 2H2S प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक ही जगह क्या लगाया S, तो 2 सल्फर प्लस CH2O प्लस H2O। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लग रहा है क्या, ये नहीं लग रहा मुझे तो। अरे कैसे लग जाएगा, इंटू 6 करो। अरे एक CO2 से थोड़ी ना ग्लूकोज बनेगा, 6 CO2 से बनेगा, इंटू 6 करो। तो 2 6 जा 12, 6 CO2, 2 6 जा 12 सल्फर, CH2O का होल 6 करो तो क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O। बन गया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस का, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए एक ही जगह क्या लगाओगे, O, तो O लगा देते, 2H2O प्लस CO2 लाइट की प्रेजेंस में 2A, एक ही जगह क्या है, O, 2O, 2O मतलब O2 प्लस CH2O प्लस H2O। लेकिन ये तो एक रिएक्शन है, 6 CO2 के लिए लिखो ना रिएक्शन, इंटू 6, तो 12H2O प्लस 6 CO2 क्या निकला, 6O2 होल 6 करो इसका, C6H12O6 प्लस 6H2O। बन गया ना प्लांट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब तुक्का क्या था वो देखो, यहां इनका देखो, लोगों को गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी क्या हो गई थी लोगों को, आगे वो सुनो। लोग ये कहते थे 6 CO2 यूज होता है और 6 O2 निकलता है। गलत फहमी क्या थी वो दिखा रहा हूं, तभी नहीं आगे बढ़ना पड़ा कि जितना CO2 यूज होता है उतना ही O2 निकलता है। तो लोगों के दिमाग में बात बैठ गई कि जो O2 निकलता है वो CO2 से आता है, क्योंकि जितना O2 है इसमें उतना ही तो निकल रहा है। तो लोग सोच रहे थे कि CO2 से ही निकलता है O2। लेकिन ये पहले थे जिन्होंने तुक्का लगाया। क्या इन्होंने बोला, प्लांट फोटोसिंथेसिस पढ़ने वालों से, ये माइक्रोबियल फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे, प्लांट फोटोसिंथेसिस वालों से बोला कि ऐसा करो, मेरे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंपेयर कर लो प्लांट फोटोसिंथेसिस से। चलो कंपेयर करते हैं, 12H2 12H2, 6CO2 6CO2, C6H12O6 C6H12O6, 6H2O
6H2O। अंतर कहां है? वो S पर और O पर। तो इन्होंने बोला कि शायद, तुक्का है, शायद बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यहां पर सल्फर है, इसलिए सल्फर निकलता है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन पे इसी जगह पर O है, इसलिए O निकलता, ऑक्सीजन निकलता। इस तरह इन्होंने, एनसीईआरटी खुद बोलती है, इन्होंने तुक्का लगाया। पता है एनसीईआरटी क्या लिखती है? दस ही इनफर, इनफर करना मतलब सजेस्ट करना, दैट thus he inferred or suggested that oxygen being released during photosynthesis of green plants come from H2O and not from CO2। CO2 से नहीं, H2O शायद इंडिकेट किया था। एनसीईआरटी ने लिखा है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने लिखा है कि दिस वाज फर्दर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके इसे प्रूव किया गया था। नाम सुने? रूबेन, कामेन और हासिद, उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे नोट्स में है ये वाला, वो हैंड रिटन नोट्स, मतलब 5-10 मिनट का वो ना किया करो कि भाई, है ना। हाँ, ये सल्फर था। तो आज के लिए नील के इक्वेशन में ए क्या है? ए सल्फर है, अगर बैक्टीरिया है, प्लांट है तो ऑक्सीजन है। ठीक है, बाय बाय। हाँ रुको।